हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से बायोलॉजी का पेज नंबर 246 से 248। इससे पहले वीडियो में आपको होमवर्क दिया गया था इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लाने में लेट हो गया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, फिर भी कोशिश मैंने किया। तो इसमें हम लोग 2-3 टॉपिक देख लेंगे, जैसे पारिस्थितिकी था, प्रदूषण था और जंतुओं का वर्गीकरण था। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार एसआई मेंस के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशंस पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया गया 99 रुपये में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए। और फुल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया 10, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग अच्छे तरीके से इंक्लूडेड है, बिल्कुल बीपीएससी के एग्जाम्स के पैटर्न पे। तो आप जाकर के देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग के संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। तो अच्छे तरीके से चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे पॉइंट्स गलत है। देखिए, बैंगन में लिटिल लीफ जो रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू में डाइबैक रोग तांबा की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण। धान का खैरा रोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, क्योंकि धान का खैरा रोग यहाँ पे तांबा नहीं जस्ता होना चाहिए था, जस्ता। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? ऑप्शन ए एजोला। एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। और आर्किड की बात करें तो आर्किड सबसे छोटा बीज होता है, आर्किड सबसे छोटा बीज है। और उल्फिया की बात करें तो उल्फिया जो होता है, एक्चुअली ये वुल्फिया होता है, वुल्फिया। तो उल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है। और जबकि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रिफ्लेसिया। ठीक है, रिफ्लेसिया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? सिकोया दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष माना जाता है, ये आपको याद रखना है, सिकोया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही तरीके से किया गया। जीवित जीवाश्म साइकस को कहते हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवालों में होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, यानी अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। ठीक है, तो सभी के सभी बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची में पत्ती जलना किसकी कमी के कारण होता है। लीची में पत्ती का जलना किसकी कमी के कारण होता है? तो पोटेशियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन से संबंधित ध्यान रखिएगा कि फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग जो रोग होता है वो बोरॉन की कमी के कारण होता है। और मैग्नीज में भी जस्ट ऊपर में देखा था हम लोगों ने, मटर में मार्स जो रोग है मैग्नीज के कारण, और साथ ही साथ सलजम में वाटर कोर जो रोग होता है वो भी मैग्नीज की कमी के कारण ही होता है। लौंग प्राप्त होता है कहाँ से? लौंग जो होता है वो सूखे पुष्प कली से, ये ध्यान रखिएगा, पुष्प की कली से प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वर्तिका से क्या होता है? केसर मसाला बनाने में जो पौधा होता है वो वर्तिका से ही पाया जाता है, वर्तिका के भाग से निकाला जाता है। कॉफ़ी देने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉफ़ी देने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कॉफ़ी देने वाला पौधा यहाँ पे कहेंगे कोफिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका, सी बिल्कुल सही होगा। और थियोब्रोमा केकोआ की बात करें तो थियोब्रोमा केकोआ का संबंध है कोको देने वाला पौधा होता है, कोको देने वाला पौधा। पोपी की बात करें तो पोपी अफीम देने वाला पौधा है। और ढाक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जंगल की आग के रूप में जाना जाता है, ढाक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले नामक वैज्ञानिक ने किया था। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को कितने भागों में बांटा गया है या फिर विभाजित किया गया? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया। और वो 3 भाग कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, 3 भागों में विभाजित किया गया। पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में पड़ता है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। यानी कि कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा? मोर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा?
तो मोर द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कार्बनिक, अकार्बनिक और जलीय कारकों में कौन अजैविक यहाँ पे होना चाहिए था? अजैविक घटक की बात कर रहे हैं, अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोग कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलावीय जो पदार्थ होते हैं, कारक होते हैं, उन सभी को रखा जाता है। तो जल हो गया, मृदा, प्रकाश, खनिज तत्व, ताप, आर्द्रता, ये सभी के सभी अजैविक कारक के अंतर्गत आएगा। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अजैविक कारक नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, इसका कारण क्या? मरुद्भिद यानी कि जो ज़ेरोफाइट होता है, मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे कहते हैं। लंबा मूल तंत्र होता है, इसका कारण ये है कि गहरे जल स्तरों में से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। यानी कि आपको पता है कि रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है, तो जो पौधे होते हैं वो पानी की तलाश में अपनी जड़ों को काफ़ी अंदर तक लेके चले जाते हैं, काफ़ी दूर तक लेके जाते हैं कि हमें यहाँ पे पानी मिल सकता है। इस तरह से उनका जो मूल तंत्र होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर संसार में सभी पौधे मर जाएं तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा और उसके कारण फिर मृत्यु होना तय है। अधिपादप, जिसको इंग्लिश में एपीफाइट्स कहा जाता है, वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर अधिपादप एपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वर्षा पूरे वर्ष होते रहती है, यानी सही आंसर सी होगा। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा परितंत्र हो जाता है महासागर, यानी सागर, सही आंसर होगा सी। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि बकरी खुद जो हम यहाँ पे कह सकते हैं बकरी खुद प्राथमिक उपभोक्ता बन जाती है, क्योंकि वो उत्पादक को खाएगी। उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे हैं, जो उत्पादक किसे कहते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बना सके, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए। तो उत्पादक को बकरी खाती है, बकरी खुद खाएगी। तो ये पहली यानी कि प्रथम उपभोक्ता बनी, और प्रथम उपभोक्ता होने के नाते जब हम इसे खाते हैं तो ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यही कंडीशन आपका मोर वाले भी सिचुएशन में भी हो सकता था। ऊपर में जो हम लोगों ने देखा था, मोर द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होगा? किसके द्वारा? तो ऊर्जा जो होता है एक जीव से दूसरे जीव के अंतर्गत जाता है, यानी ऑप्शन बी। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव, जैसे ऊपर में देखे थे, अजैव कारक के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, जलावीय जो कारक होते हैं जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, ये सब। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वायु जो होगा, वायु इसके अंतर्गत आएगा, अजैव कारक के अंतर्गत, ऑप्शन सी। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स हम किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन ए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? ये पड़ता है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? इसका संबंध हो जाएगा देहरादून, देहरादून, ऑप्शन सी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है कोलकाता, सी आंसर राइट हो जाएगा, कोलकाता। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका संबंध भी कोलकाता से ही है, कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC के नाम से जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना किस वर्ष में घटी थी? तो ये जो दुर्घटना घटी थी 2 से 3 दिसंबर 1984, 1984, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा होता है? हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स यानी कि अधिपादप बहुत अधिक विकसित होते हैं, उसे ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस लिए, किस लिए ये निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक मदद के लिए, सिर्फ सपोर्ट के लिए ही ये निर्भर रहते हैं। और ऊपर हम लोगों ने देखा था कहाँ पर विकसित होते हैं, तो जहाँ वर्षा पूरे वर्ष होते रहती है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया? रेड डाटा बुक में किसका विवरण मिलता है? संकटापन जो पादप होते हैं, साथ ही साथ जीव जंतु होते हैं, इन दोनों को शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? ध्यान रखिएगा,
किस प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होता है? तो सीसा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लेड ऑप्शन ए। और यहाँ पे कैडमियम के कारण आपको पता है, कैडमियम जो होता है, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। पारा के कारण क्या होता है, पारा अगर पानी में पारा की मात्रा अधिक होता है तो मिनीमता रोग होता है। ठीक है, मिनीमता। एक कोशिकीय प्राणी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? एक कोशिकीय प्राणी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ई। संघ प्रोटोजोआ के संबंध में कौन सा कथन सही है? संघ प्रोटोजोआ के संबंध में पहला पॉइंट कि प्रोटोजोआ जो नाम है गोल्डफस ने 1820 में दिया था। ये आपका लूसेंट सब्जेक्टिव में नहीं लिखा गया, गोल्डफस ने 1820 में दिया था। हमारे नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो उसमें आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्वतंत्र जीवी के साथ साथ ये परिजीवी दोनों होते हैं। साथ ही साथ श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होता है, ये भी सही है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन सही है। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? खारे जल में पाए जाते हैं किस संघ के? तो ऑप्शन बी, यानी कि पोरीफेरा जो होते हैं, पोरीफेरा, ऑप्शन बी। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रा हो गया, जेलीफिश, मूंगा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी के सभी संघ सिलीरेट्रा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए। एक होता है सी एनीमोन भी कई बार पूछा गया, तो वो भी याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत आते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिया, OSTIA, ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र जिसको ऑस्टिया कहा जाता है, ऑप्शन ए। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा जो छिद्र होता है क्या कहलाता है? स्पंज किसके अंतर्गत आएगा? तो ये पोरीफेरा के अंतर्गत ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसके अंतर्गत साइकन हो गया, मायोनिया हो जाता है, स्पंज होता है, तो इसमें इसके सिर पर बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? इसे हम लोग अस्कुलम कहते हैं, अस्कुलम, ऑप्शन बी। सिलिटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलिटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सी होगा करेक्ट आंसर, निडेरिया। ठीक है, निडेरिया कहते हैं, सी करेक्ट आंसर है। केचुआ किसके अंतर्गत आता है? केचुआ किसके अंतर्गत आता है? केचुआ हो गया, जोंक, नेरिस, ये सभी के सभी एनिलिडा के अंतर्गत आएंगे, एनिलिडा, ऑप्शन सी। पिछली बार NTPC एग्जाम्स में, पिछली बार क्या, अभी मैंने जस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है, सी आंसर करेक्ट है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इनमें 13 कक्ष होते हैं, 13 कक्ष, ऑप्शन सी। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, कौन सा है? तो मछली गिल्स के मदद से सांस लेती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संघ ऑर्थोपोडा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अच्छे तरीके से पढ़िए। संघ ऑर्थोपोडा, इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, जिसमें हम कह सकते हैं सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है, 3 भागों में। इनके पाद संधि युक्त होते हैं, यानी कि जो पाद का मतलब इनका जो पैर होता है वो संधि युक्त होते हैं, पूरे शरीर से जुड़ा होता है। और इनका जो निषेचन होता है शरीर के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है? ऊपर में हम लोगों ने देखा था केचुआ हो गया, जोक होता है, नेरिस होता है, ये सभी के सभी एनिलिडा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झींगा मछली, केकड़ा, तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मछली कह सकते हैं, ये सभी के, जैसे झींगा मछली की बात कर रहा हूँ, झींगा मछली, तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएगा? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। और इनका क्या होता है कि पाद जो होता है, यानी कि जो पैर होता है वो आपस में जुड़े होते हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं ऑर्थोपोडा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कि संघ मोलास्का के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संघ मोलास्का, तो देखिए इसमें श्वसन जो होते हैं वो गिल्स और टिनिडिया के द्वारा होता है, ये सही है। उत्सर्जन जो होता है वो वृक्क के द्वारा होता है, और यहाँ पे राइट आंसर सी को टिक करेंगे क्योंकि उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही आंसर है। इनमें क्या होता है कि इनका जो कवच होता है सदैव उपस्थित होता है, यानी कि इसमें जो होते हैं इनका कवच हमेशा उपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट्स की मोलास्का डोरिस का प्रचलित नाम क्या है? मोलास्का जो डोरिस है इसका प्रचलित नाम क्या है? जो डोरिस है इसको प्रचलित नाम समुद्री नींबू के नाम से जानते हैं, समुद्री नींबू, ऑप्शन बी। कौड़ी किसका नाम था? तो सिप्रिया जो है इसको कौड़ी प्रचलित नाम है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रिंगबिन है, श्रिंगबिन, ये ध्यान है, श्रिंगबिन, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षी वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो ये आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क बता दूं कि कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट डे का होमवर्क हम पेज नंबर 250 से 252 दे रहे हैं, जिसमें टॉपिक की बात करें तो टॉपिक आप मानव रक्त पढ़ेंगे, मानव रक्त। और उसके साथ साथ आप एक और टॉपिक ले लीजिएगा, मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र। ठीक है, शरीर के तंत्र, बस मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के तंत्र। ये 2 टॉपिक हैं। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षी वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि न उड़ सकने वाली जो पक्षी होती है कीवी और एमू होता है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कि उपरोक्त सभी कथन सही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि रोज़ाना की न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।